अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। मेरे पीछे लगी वीडियो वॉल से आप जान गए होंगे कि आज मुद्दा क्या है। भारत के बहुत ही तेजस्वी और शूरवीर और बहादुर महाराणा राणा सांगा को लेकर इन दिनों सदन से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, दूसरों के घरों में पथराव और सदन में बवाल हो गया और आज तो राज्यसभा तक स्थगित करनी पड़ी। क्या है राणा सांगा का इतिहास और अचानक से वो कैसे चर्चा में आ गया और उसका पॉलिटिकल सोशल इम्पैक्ट भारत की राजनीति में क्या है, आज हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए इस डिबेट में एकत्र हुए। बहन भाइयों, एक मशहूर फिल्म है, उसका एक डायलॉग है जो मनोज वाजपेयी बोलते हैं, राजनीति में मुर्दे गाड़े नहीं जाते, जिंदा रखे जाते हैं ताकि टाइम आने पर वो बोलें। राणा सांगा का अंतिम संस्कार शायद हुआ नहीं था, इसलिए उनको दोबारा से निकाला गया है और इसलिए ताकि वो बोलें क्योंकि टाइम आ गया है। इसी को कहते हैं राजनीति। जिस महान शूरवीर राजा की 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही मृत्यु हो गई हो और वीर गति को प्राप्त हुए हों, उनको लेकर इस समय भारत की राजनीति में ज़बरदस्त बवाल मचा है। अगर वो ऊपर से खुद देख रहे होंगे उनकी आत्मा, तो वो खुद भी करा रही होगी कि ये आखिर उनके नाम पर इस देश में क्या हो रहा है। हम सब इतिहास से वाकिफ़ हैं, इतिहास पढ़ कर आए हैं और इतिहास में जिस तरह के दृष्टांत हैं उसमें विभिन्न प्रकार के बहुत मतभेद हैं। उनको वर्तमान राजनीतिक परिवेश, जो सामाजिक परिवेश हमारा अभी है, उससे हम तब का कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि तब इस देश की हिस्ट्री अलग थी, सामाजिक परिवेश अलग था, तब देश के तरीके अलग थे और दुनिया भर में जिस प्रकार का माहौल था, भारत आक्रांताओं को झेल रहा था। भारत पर जितने हमले हुए, दुनिया के शायद ही किसी भूभाग पर इतने बाहरी हमले हुए हों जो इस धरती ने झेला है। उस वक्त के सामाजिक परिवेश का आज की राजनीति से तुलना करना यह निरर्थक है और ये बताता है कि लोग औसत बुद्धि से भी नीचे जा चुके हैं, मंद बुद्धि की तरफ जा रहे हैं। आखिर हमारे देश में हुआ क्या, चाहे वो नेता हों, आम आदमी हो, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, क्या हमारे पास वर्तमान मुद्दों का अभाव है जो हम एक ऐसे मुद्दे पर लड़ते हुए दिख रहे हैं, ऐसे मुद्दों पर सार्वजनिक तौर पर संपत्तियों को खराब करते, लोगों पर हमला करते, भारत की सदन का समय बर्बाद करने पर आमादा हैं। बहनों भाइयों, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, चाहे वो किसी पार्टी के हों, किसी दल के हों, कोई भी हों। वो आपके हितैषी नहीं हो सकते, उन्हें आपकी कोई फिक्र नहीं है, उन्हें ना आपकी चिंता है, ना आने वाली पीढ़ियों की चिंता है। उन्हें उसकी चिंता है जिनके नाम पर उन्हें वोट चाहिए और इसमें सभी दल सम्मिलित हैं। कौन कौन क्या कांड करके निकल जाता है, आपकी स्मृति लोप है। आपको अबू आजमी का आप कोई बयान आ रहा है? नहीं आ रहा ना, भूल गए आप। वो अपना काम करके निकल गए। अभी राणा सांगा का समय है। इनका इशू भी जब कुछ दिन बाद ये पूरा उठेगा और फिर नया कोई आ जाएगा। क्या ये हम मुद्दों के डाइवर्जन की तरफ जा रहे हैं? जवाब है हाँ। और अफसोस इस बात का है कि लोग उसको समझते भी हैं। तो आपके मन में प्रश्न होगा, तो आपने ये डिबेट क्यों की है? मैंने ये डिबेट इसलिए की है ताकि आपकी बुद्धि खुले, आपके दिमाग में कुछ सही बातें आएँ और आप ये समझ सकें कि हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए, आपके लिए और आने वाली नस्लों के लिए क्या ज़रूरी है और क्या गैर ज़रूरी है। इसलिए राजनीति फिल्म का वो डायलॉग बिल्कुल सही फिट बैठता है कि राजनीति में मुर्दे गाड़े नहीं जाते, जिंदा रखे जाते हैं, टाइम आने पर बोले। ये वही हो रहा है। इसे बस आपको समझने की आवश्यकता है। मैं किसी को नैतिकता का ज्ञान नहीं दे रहा हूं कि आप वही सोचें जो मैं सोच रहा हूं। आपकी जो इच्छा हो आप वो सोचें, लेकिन आप समाज के लिए ज़रूर सोचें। तब ये सब बहादुर लोग कहाँ थे, तब ये सब लोग कहाँ थे जब इस देश ने 10 से ज़्यादा बड़े आक्रांताओं को झेला। इस देश की पूरी नस्लों को बर्बाद किया गया आक्रांताओं के द्वारा। इतने हमले दुनिया के किसी भूभाग, किसी देश में नहीं हुए। लेकिन ये देश इतना सहिष्णु है और यहाँ के राजा महाराजा, यहाँ के शासक, ये कभी बाहर किसी भूमि पर आक्रमण करने नहीं गए। या तो खुद को डिफेंड किया, अपने साम्राज्य को डिफेंड किया। तब देश जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था।
भारत जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था। सबके अपने अपने साम्राज्य थे, सबके अपने अपने क्षेत्र थे, सबके अपने अपने इलाके बटे हुए थे। उन्हीं इलाकों से उनकी पहचान होती थी। ये हकीकत और सच्चाई है। अब आप कौन सा इतिहास पढ़ना चाहते हैं ये आपकी समझ पर निर्भर करता है। लेकिन तब की स्थिति का आकलन जो 16वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में था, क्या हम उसको आज 21वीं शताब्दी के बीच में जाकर उसका आकलन कर सकते हैं? इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण और क्या तथ्य और विचार हो सकता है? अगर आप सोचें पल भर के लिए तो शायद जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो खुद भी शर्मिंदा महसूस करेंगे और वो अपने बच्चों के सामने आंख कैसे मिलाते होंगे, अपने परिवार के सामने और आने वाली नस्लों के साथ वो अपना परिवार बर्बाद करने पर आमादा है। आपको मेरी बात बुरी लग रही हो तो लगे, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं, लेकिन मुझे चिंता आपकी है। इसलिए इतिहास के तथ्यों पे जाकर उससे अपना वर्तमान जो कौमें खराब करती हैं, बहनों भाइयों, वो कौमें कभी आगे नहीं बढ़ी हैं। हमारे पास पड़ोस के मुल्क इसके साक्षात उदाहरण हैं। आप अफगानिस्तान देख लें, आप बांग्लादेश देख लें, आप पाकिस्तान देख लें। जिन भी मुल्कों ने इतिहास में जीने की कोशिश की है वो मुल्क तबाही के रास्ते पर गए। पर गनीमत है कि आज भी इस देश में अच्छे विचार, सकारात्मक तथ्य, विकासपरक राजनीति और इंसानियत जिंदा है। इसी कारण ऐसे मुद्दे आते तो हैं, लेकिन वो प्याली में तूफान की तरह आए चले गए, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन लंबे समय तक ये हमारे और आपके दिलों में और दिमाग में एक जहर घोल कर जाते हैं और यही जहर नफरत फैलाता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इतिहास वो पढ़ें जो NCERT में लिखा हुआ है, अगर आपको किसी के साथ मतभेद है तो, और नहीं तो मत पढ़ें। जितना पढ़ लिए उतना पर्याप्त है। आप विज्ञान पढ़ें और इस देश की तरक्की का रास्ता प्रशस्त करें। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट होगी। अब राजनीति में है ये नहीं, ये आवश्यक नहीं है कि हमारी बात से सब लोग इत्तेफाक करें। हम लोग अलग अलग धाराओं के लोग हैं, अलग अलग जमात में काम करते हैं, दलों में काम करते हैं, तमाम संगठन हैं। तो हमारी राय से कोई अगर इत्तेफाक नहीं करता था तो विरोध दर्ज करने के कई तरीके थे। ये तो अराजकता है, जंगल का राज है, ये तो मिश्रित गुंडई है, लफंगेगिरी है, अराजकता है। मुझे लगता है कि बेल प्लांट समाजवादी पार्टी का एक अभियान चल रहा है। पूरी तरह ये आक्रांताओं को नायक बनाने के लिए बाबर और औरंगजेब को हीरो बता करके इस तरह से एक षड्यंत्र के तहत केवल मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए मुस्लिम वोट कैसे अपने साथ जोड़े रहे, केवल सनातन को गालियां देना, जो भी आक्रांता रहे उनको नायक बनाना, ये सब इनका लगातार एक प्लांट तरीके से चला हुआ अभियान है। किसी भी सम्मानित ऐसे पुरुष के बारे में कोई भी अपशब्द कोई न बोले, किसी के बारे में भी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के बारे में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। चाहे वो रामजी सुमन हो, चाहे योगी जी हो, चाहे योगी जी के चेले लोग हों। जिस तरीके की चीज़ें बोली जा रही हैं, ये केवल और केवल समाज को बांटने का काम, समाज को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है। बहनों भाइयों, आज की डिबेट आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुशील दुबे जाने माने पत्रकार, दुर्गेश सिंह दीपू हैं, राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर गिरिजेश त्रिपाठी मेरे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट के, और आज के सेलिब्रिटी प्रवक्ता आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हीरो वाजपेयी के मित्र भी हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ब्रजेश शुक्ला जी जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। हीरो वाजपेयी जी, क्यों बवाल मचा रखा है आप लोगों ने, और इतिहास के गड़े मुर्दों को उखाड़ने में आपकी पार्टी को मैं देखता हूं बड़ी दिलचस्पी रहती है, क्यों? ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि ये सवाल आपने उन लोगों से पूछा होता जिन्होंने औरंगजेब के नाम पर बयान दिया, जिन्होंने राणा सांगा के नाम पर बयान दिया, और उस बयान के बाद जो खलबली उठती है इसी की उन्हें चाहत रहती है, इसीलिए उठाते हैं। सनातन पे हमला, संस्कार संस्कृत पे हमला, भारतीय इतिहास पुरुषों पे हमला, ये करने के बाद वो समाज के विघटन के लिए एक दीवार खड़ी कर देते। और मुझे लगता है जो सच के साथ खड़ा होता है, जो अपने इतिहास पुरुषों के सम्मान के साथ खड़ा होता है,
उस भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया जाता है। सवाल उनसे करना चाहिए जो अपने देश के नायकों का अपमान करने पर लगे और आक्रांताओं का महिमा मंडन करने पर लगे। सवाल उनसे होना चाहिए जो देश के विकास की राजनीति पर चर्चा नहीं करना चाहते, देश में जो आक्रांता है उनके महिमा मंडन लगे, तो सवाल उनसे होना चाहिए। और मुझे लगता है आज आपके पैनल में सारे लोग मौजूद हैं, तो मुझे लगता है दो सवाल आपसे भी बनते हैं, दो सवाल हैं और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या कोई किसी के बयान से सहमत नहीं है तो क्या कानून अपने हाथ में लेकर उत्तर प्रदेश में एक सांसद के घर पर हमला कराया जाएगा और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या जब सदन में रामजी लाल सुमन आज स्पष्टीकरण देने के लिए खड़े हुए तो राज्यसभा में आपकी पार्टी के सांसदों ने इतना हंगामा किया कि सदन चलने नहीं पाया, स्थगित हो गया, क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ है। योगी सरकार ऐसे किसी व्यक्ति के साथ नहीं है जो कानून का उल्लंघन करे, और जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, संविधान की मर्यादाओं को नहीं मानेगा और लोकतंत्र में विपक्ष को सम्मान नहीं देगा, ऐसे लोगों के साथ योगी आदित्यनाथ सरकार नहीं है। रही बात संसद में अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर देश के नायकों का अपमान करेगा तो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद उसका विरोध सदन में भी करेंगे, सड़क पर भी करेंगे। इतिहास को झुठलाने वालों को जवाब दिया जाएगा। अनूप संडा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपकी पार्टी पर सीधा इल्जाम है कि आप विघटनकारी राजनीति करते हैं। कभी आपके नेता औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ने के लिए समाज में नफरतें घोलते हैं और कभी संसद के भीतर राणा सांगा को लेकर इस तरह के अपमानजनक टिप्पणियां की जाती हैं। क्या इससे आप अपनी राजनीतिक वोट बैंक साधना चाहते हैं? क्यों आपके नेता ऐसा करते हैं? क्या आपका अनुशासन नहीं है या फिर पार्टी के कुछ लीडर जो सीनियर हैं वो बेलगाम हो चुके हैं? इसका वोट से कोई सवाल नहीं। इसका सवाल सीधा है कि सत्ता जब देश में इतिहास के उन गड़े मुर्दों को उखाड़ करके उन्माद और उग्रता पैदा करना चाहेगी, दो समुदायों के बीच में नफरत पैदा करना चाहेगी, तो फिर समाजवादी पार्टी भी अपना पक्ष रखेगी। मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं दो इंसिडेंट याद दिला दे रहा हूं जहां आपकी पार्टी नहीं किया। क्या किया अबू आजमी ने, क्या किया रामजी लाल सुमन ने? क्या आप इसको जस्टिफाई करते हैं? क्या आपके पास फ्यूचरिस्टिक कोई विजन नहीं है, विकास का कोई एजेंडा डेवलपमेंट का नहीं है? आपके नेता ये विषय क्यों लेकर आते हैं? जब अखिलेश जी ये कहते थे बार बार कि बेरोजगारी की बात कीजिए, देश की घटती विकास दर की बात कीजिए, देश की सीमाओं की जो चीन से सुरक्षा है उसकी बात कीजिए, तब इस सरकार के लोग औरंगजेब, अकबर और बाबर के बारे में बयान देते थे। आपने संतुलन की और गड़े मुर्दे न उखाड़ने की बात कही। अदम गोंडवी साहब का एक शेर है कि अपनी कुर्सी के लिए हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, तब गई जो बात है उस बात को मत छेड़िए। तो ये बात आप रामजी लाल सुमन को या अबू आजमी को क्यों नहीं समझाते जो आप यहाँ आसिम वकार को समझाना चाहते हैं? हम तो कहना चाहते हैं कि इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, सबसे पहले तो उनको ये समझना चाहिए कि उन्माद और नफरत पैदा करके ये देश और समाज नहीं चलेगा। मैं तो साफ कह रहा हूं, आप ये संकल्प करके आए हैं डिबेट में कि आप अपनी पार्टी के नेताओं पर ऐसे बयान देने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? नहीं, कार्रवाई का सवाल नहीं। जब बहस होगी किसी सवाल पर और अगर किसी व्यक्ति ने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अपनी कोई बात कही संसद में, जहां टोटल फ्रीडम ऑफ स्पीच है। थैंक यू सर, अब थोड़ा वेट करिए। आपने हिस्ट्री की बात की, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट के डॉक्टर गिरिजेश त्रिपाठी। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर, प्लीज वेट। मैंने ये बात हीरो वाजपेयी को अकाउंटेबल किया है, डिबेट में सब लोग गवाह हैं इसके। मैंने डॉक्टर गिरिजेश त्रिपाठी, इतिहास क्या कहता है सर? देखिए कि इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मैं मानता हूं कि इतिहास का विद्यार्थी हैं हम लोग सभी लोग। कोई इतिहास विषय पढ़ रहा हो या ना पढ़ रहा हो, इतिहास तो सबको जानना चाहिए, क्योंकि जो अपने मूल को, जो अपने जड़ों को ना जानता हो उसका भविष्य निश्चित रूप से संदिग्ध ही रहेगा, अंधकार में रहेगा सर। निश्चित रूप से। ब्रिजेश जी, आज का जो ये मुद्दा है जो वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दिखाई दे रहा है, वो निश्चित रूप से कुछ वोट बैंक की पॉलिसी और कुछ अपना राजनीतिक समीकरण है लोग। लेकिन इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि इतिहास पढ़ने वालों के लिए, इतिहास जानने वालों के लिए, इतिहास को मानने वालों के लिए, इतिहास को जीने वालों के लिए
यह इतना शर्मनाक मुद्दा है कि जिसकी मतलब जितनी भर्त्सना की जाए उतना ही कम है। जो हमारे इतिहास में महापुरुष हैं वो किसी जाति विशेष से जुड़े नहीं हैं, वो किसी क्षेत्र विशेष से जुड़े नहीं हैं। जैसा कि आपने अच्छा, कम लोगों को पता होगा राणा सांगा के जो सेनापति थे वो मुसलमान थे। जी बिल्कुल, मैंने क्या कहा, दूंगा आपको टाइम सर। आपके लिए तो विशेष है, किसी मुसलमान था कि नहीं? बिल्कुल सेनापति बिल्कुल, तब हिंदू मुस्लिम कंसेप्ट ही नहीं था। भारतीयता का पक्ष एक तरफ था और बाहरी जो आक्रमणकारी थे और अपना साम्राज्य। जी बिल्कुल। तो आप उन महापुरुषों को जिन्होंने अपना जीवन होम कर दिया, जिन्होंने क्या कुछ बलिदान नहीं किया, आप उनको ओछी राजनीति के लिए अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे। सही इतिहास कहाँ पढ़ा जाए डॉक्टर साहब, बताइए। देखिए इतिहास मैंने के कहा साथ एनसीईआरटी पढ़ लो, नहीं सेफेस्ट चीज बोली। थोड़ा सा मैं सहमत नहीं हूँ उससे, क्षमा करिएगा। नहीं आप बने जी बिल्कुल। मैं देखिए इतिहास एक ऐसा विषय है, हमारे यहाँ एक प्रोफेसर साहब मजाक में कहा करते थे, वो नवयुवती है जिसको कोई भी छेड़ता रहता है। इतिहास बहुत छेड़ा गया विषय है, इतनी छेड़छाड़ हुई है वो भी भारत के इतिहास के साथ। मैं आपको एक उससे बता रहा हूं, क्या पढ़ने की काम बन जाए, सही बात। मैंने क्या कहा आपसे कि इतिहास सब्जेक्टिव है और किसी एनसीईआरटी या किसी एक संस्था या किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि भारत का इतिहास लिख पाए। इतना विकसित, इतना विकराल, इतना विकट, इतना विशद, जिसकी परंपरा, जिसका इतिहास, भूगोल, मतलब क्षेत्रफल, सब कुछ इतना विशाल। राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था या नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं अभी देखिए एक आपको उसके लिए बता रहा हूं। बिल्कुल। एक अफगानी इतिहासकार हुए, बहुत मतलब सभी लोग जानते होंगे, अहमद यादगार। उन्होंने एक बहुत फेमस पुस्तक लिखी, तारीख सल्तनत अफगान। और इस पुस्तक का उल्लेख न केवल मतलब आज के वर्तमान इतिहासकारों ने, बल्कि अंग्रेजों के समय में जो इतिहासकार ऐसे फेमस हुए, एलियट डॉब्सन वगैरह, सबने किया है। उसमें बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है कि इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का सुल्तान था, उसका चाचा दौलत खान लोदी पंजाब का गवर्नर हुआ करता था, लाहौर में उसकी गद्दी थी। उसने किसी विषय पर जब उसको लगा कि हमारा चाचा हमारे साथ कुछ दगाबाजी कर रहा है, तो उसने एक बुलावा भेजा। दौलत खान लोदी को लगा कि ये, आपके मुताबिक जो हिस्ट्री का आप रेफरेंस दे रहे हैं जी, उसमें राणा सांगा ने नहीं बुलाया था, कदापि नहीं बुलाया। राणा सांगा बहुत स्पष्ट रूप से बाबर को विदेशी आक्रमणकारी ही मानते थे और इसी रूप में ही उन्होंने उनको ट्रीट किया। जी, अब थोड़ा सा सर वेट कर लें। मैं दुर्गेश जी को आमंत्रित करता हूं, राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष हैं। दुर्गेश जी, आपका बहुत स्वागत। ये जो सांसद के घर पे अटैक हुआ, ये आप लोगों ने कराया था? सांसद के घर पे अटैक नहीं कराया था। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे अपना एक शिकायत दर्ज कराने। उसी में शिकायत उनके घर में दर्ज होती है? नहीं, हम लोग जा रहे थे शिकायत दर्ज कराने, उनके घर ही जा रहे थे उनको एक लेटर देने। उसी में उनके जो गुंडे बैठे थे ऊपर छत पे, उन लोग जो है ऊपर से ईंटें फेंकने लगे, ईंटें चलाने लगे। कितने लोग गए थे आप लोग? होंगे हम लोग 1, 2, 3, 4,000। 4,000 लोग किसी के घर पे जाएंगे चढ़ के, तो आदमी क्या पत्थर नहीं फेंकेगा तो गुलाब देगा? देखिए हम लोग क्यों गुरु जी, हम लोग, और शिकायत पुलिस में करनी चाहिए। नहीं, हम लोगों ने कहा था कि उनके घर आके बताएंगे इस तरह। आप वो एनओसी देने वाले कौन होते हैं हमारे महापुरुषों की? वो एनओसी देंगे किस बात, वो क्यों ऐसी बात छेड़े महापुरुषों की हमारे? हम लोग 36 कौम को लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। हमेशा क्षत्रिय समाज 36 कौमों को लेके चला है, और इस तरह की जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये बयान है। अच्छा, आप चलिए, मैं मान लिया कि आप असहमत हैं उनकी बात से, नाराज भी हैं। आपको इस देश का कानून पता है? बिल्कुल पता है। तो हीरो वाजपेयी तो कह रहे हैं कि पुलिस आपको तलाश रही है, और मैं कहता हूं आप स्टूडियो में बैठे हैं और इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। नहीं, पुलिस हमें क्यों तलाश रही है? आपने तो कहा आप गए थे। हमारे साथ खुद घटना हुई है। हमारे घटना स्थल आप तो खुद का 4,000 लोग लेके गए थे, और अगर आगरा पुलिस सुन रही हो तो भाई स्टूडियो में बैठे हैं ये। हम लोग अपना एक शांतिपूर्ण ढंग से एक लेटर देने गए थे। मैं आपको बताया, वीडियो में शांतिपूर्ण तो नहीं, आपने देखा होगा। कुछ उत्तेजित लोग होंगे पीछे, हम लोग दे के चले आए थे। उसके बाद ये लड़के जो आपको खेद है इस बात का जो उनके घर पे आपने घटना की? नहीं, खेद तो है, मगर इस तरह के जो है बयान किसी को दिए जा सकते हैं? नहीं देने चाहिए। मैं तो उसकी आज तक क्षत्रिय समाज, बताइए किसी भी समाज के प्रति अगर किसी कोई आवाज उठाया हो या गलत बयान दिया हो तो बताइए आवाज। आपको ऐसा क्यों लगता है कि राणा सांगा सिर्फ क्षत्रियों के थे? वो हम सब के थे, वो सबके पूरे देश के थे। वो आसिम वकार को भी उनको बहुत मानते हैं। आसिम वकार तो बल्कि उनके फेवर में है, महाराणा प्रताप के तो फैन है। हाँ, मगर हमारे तो वो थे,
हमारे छत्री समाज से आते थे, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारा समाज आज तक, आप बताइए किसी समाज की उंगली उठाया हो आज तक? क्या आप हिंसा का सहारा लेंगे? हिंसा का कोई सहारा नहीं लिया। आप नाराज थे, आप डीएम के यहाँ बैठ जाते या धरने पे कहीं बैठ जाते और कहते भाई इन पे कार्रवाई करो, बट आप किसी के घर पे अटैक नहीं कर सकते ना। नहीं, कोई अटैक नहीं हुआ, उन लोगों ने गुम्मे चलाए। आप टीवी वाजपेयी कैमरे में क्यों कह रहे हैं देखिए, कि पुलिस अपना काम कर रही है, और मैंने आज पढ़ा कि 100 टीमें तलाश रही हैं आप लोगों को। एंड हाउ ब्यूटीफुल दैट यू आर इन स्टूडियो। नहीं, जो लोग थे उनको तलाश रही हैं। आप नहीं थे? नहीं, हम तो नहीं थे। आप तो अभी कह रहे थे कि आप थे। नहीं, हमारी टीम थी पूरी। अच्छा, टीम थी, हमारी टीम थी, हमारे पदाधिकारी थे, वो गए थे शांतिपूर्ण ढंग से बात करने वार्ता, मगर वहाँ पे बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं इस कार्यक्रम में सुशील दुबे जी को इनवाइट करता हूँ, जाने माने पत्रकार हैं। सुशील जी, स्वागत आपका। आप मुझे बताइए कि इतिहास के गड़े मुर्दों को किस उद्देश्य से उखाड़ा जा रहा है? मीडिया मास्टर, अभी आपने जो डिबेट होने से शुरू होने से पहले जो आपने कहा, आज आपने बड़ा अद्भुत बोला और पूरा एक जो धर्म अदा किया है, यहाँ से निकला सर, यहाँ से धर्म जो अदा किया आपने। देखिए, हम क्या बोले नहीं बोले, क्या होगा, क्या आपने बोला, क्या आप बोलेंगे, लेकिन जो आपने बोला डिबेट का सारांश पूरा बोल दिया। आक्रांता वाली बात कही, और बात सच है, मुर्दे जिंदा हैं। वो मम्मी नहीं, मिस में मम्मी बनी रखी रहती थी, हजारों साल रखी रहती थी। ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपको सब मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्यों कर रहे हैं। अच्छा, वो बेचारे अपनी सफाई भी देने नहीं आ सकते। ब्रजेश जी क्या बोलेंगे औरंगजेब? क्या बोलेंगे राणा सांगा? ब्रजेश जी, जिसकी एक आंख चली गई हो, हाथ चला गया हो, पैर चला गया हो, वो वीर होते थे। आज लोग विकलांग हैं, मानसिक विकलांग है। ब्रजेश जी, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मेरा समय कट गया। अभी एक जमाने में कठपुतली का खेल होता था, अब खत्म हो चुका है। डोर कहीं और होती थी, सामने कुछ और होता था। आज जो चल रहा है पीडीए वर्सेस हिंदू राष्ट्र, कठपुतली की खेल की डोर कहीं है। एक जमाने में हम लोग को वह गर्व होता था, लोह पुरुष कहा जाता था। अच्छा, एक बीच से बात समझिए। अब क्या है, देव पुरुष है, मठ पुरुष सपा है। वाले कर रहे हैं, बवाल को इनिशिएट सपा वाले करते हैं। अबू आजमी, रामजी लाल सुमन, और बीजेपी उसको लेकर तुरंत तो इधर करनी सेना वाले कहां से एकदम से जोश में आ गए? अगर संविधान है और यहाँ पर कानून का राज है, उत्तर प्रदेश में योगी जी का, मठ के जो देवता हैं योगी जी, उनका राज है, तो फिर ये सब कहाँ से आ चुका? अगर ये आ गया, देखिए इस समय 2 पुरुष हैं। एक देव पुरुष है जिनको छत्रपति कहा जाता है, देश के पीएम मोदी जी, और एक मठ पुरुष है जो आज सीएम है उत्तर प्रदेश के। अब मामला क्या है, ये जो अभी हुआ है, जो चुनाव हुए जो अभी लोकसभा के, ये वर्सेज 27 और वर्सेज अगला चुनाव है। क्यों? वरना 29 लाख की सौगात, मोहब्बत की सौगात, इधर मोहब्बत की सौगात चल रही है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। और एक बात और ब्रजेश जी, आक्रांता यहाँ पर है, नशे का आक्रांता है पंजाब में, उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा। बेरोजगारी की आक्रांता है देश में, कोई नहीं बोल रहा। बस राणा सांगा के पीछे ब्रजेश शुक्ला, जाने माने पत्रकार, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ब्रजेश जी, वो राजनीति फिल्म वाला डायलॉग था जिसका जिक्र मैंने किया, क्या वो सही है इस वक्त, आज के दौर में? हाँ ब्रजेश जी, आपने सही कहा बिल्कुल कि इसमें ढंग से मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं ब्रजेश जी आज कहना चाहूंगा कि मुद्दे उठाइए, स्वतंत्रता है, लेकिन कोई तथ्य तो होने चाहिए। आज मैं भारत समाचार के मंच से चुनौती देता हूं कि कोई साबित कर दे कि राणा सांगा ने बुलाया था बाबर को। मैं चुनौती देता हूं, कोई साबित कर दे। सतीश चंद्रा ने अपनी, आपकी चुनौती को आसिम वकार ने स्वीकार किया, आपके फौरन बाद वो स्पीकर हैं, बोलेंगे, सुन लीजिए। प्रदेश जी, मैं बता रहा हूं, ये स्वीकार करें ना स्वीकार करें, ये भी कहीं से लाएंगे कुछ, लेकिन जो सतीश चंद्रा ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दौलत खान ने बाकायदे उनको बुलाया और उसका डिटेल उन्होंने लिखा। उसके प्रमाण प्रतिनिधिमंडल गया था बाबर को से मिलने के लिए, उनको लाए गए। आरसी मजूमदार से बड़ा इतिहासकार कौन होगा? आरसी मजूमदार ने अपने किताब में लिखा है कि साहब, दौलत खान को यह आशंका हो गई थी कि दौलत खान लोधी को यह आशंका हो गई थी कि इब्राहिम लोधी उन्हें हटा देंगे और उनके संबंध बिगड़ गए थे। उन्होंने बाकायदे उनको इनवाइट किया, एक प्रतिनिधिमंडल गया उनको बुलाने के लिए। और इसके साथ ही एन डेविडसन, ये विदेशी इतिहासकार हैं, इन्होंने भी लिखा, एक कहीं भी जिक्र नहीं मिलता उन्होंने बुलाया था। कुछ लोग कहते हैं कि अप्रत्यक्ष, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अप्रत्यक्ष
हो सकता है कि उनका इशारा रहा हो, लेकिन बाबर ने बाबर ने राणा सांगा के बारे में स्वयं लिखा है। सबसे नंबर 1 लिखा है, विजयनगर के शासक को उन्होंने लिखा है कि महाबलशाली, और राणा सांगा के लिए दूसरे नंबर पर उन्होंने लिखा है जी। और आज के लोग सवाल उठा रहे हैं। बाबर ने लिखा है, अब बाबर नामा में भी जिक्र नहीं है कि उनको बुलाया गया इब्राहिम राणा सांगा ने। हाँ, एक बात जरूर है, उन्होंने कहा कि साहब ये जो है इन्होंने मदद नहीं की मेरी। बाबर ने ये जरूर लिखा है कि राणा सांगा ने मेरी मदद नहीं की। इससे और साबित होता है कि मदद नहीं की, इसका मतलब उन्होंने नहीं बुलाया था। एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं चाहता हूं कि इस चुनौती, जी एक सेकंड रुक जाएं, इस चुनौती को आसिम वकार स्वीकार करें और इसको साबित करें कि राणा सांगा को ने बाबर को बुलाया था। नहीं सर, मैं किसी कोई चुनौती लेता नहीं हूं, मेरे अपने विचार हैं। आप प्रस्तुत करें। मैं अपनी बात रखने के लिए आज़ाद हूं। सबसे पहली बात तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को कहती तुम बाबर की औलाद। बीजेपी ने एक ठेका उठा लिया है, हर मुसलमान तुम मुगलों की औलाद, तुम बाबर की औलाद। लेकिन खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था हसन खान मेवाती ने बाबर के खिलाफ। हाँ, मैं बोल रहा इस बात। तो बीजेपी वाले ये क्यों नहीं कहते तुम हसन खान मेवाती की औलाद। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का 2000 अफगान सिपाहियों के साथ जो कमान संभाले हुए थे महाराणा प्रताप की तरफ से, उनका नाम था हकीम खान सूर। तो बीजेपी वाले ये क्यों नहीं कहते हैं कि तुम मुसलमान हकीम खान सूर की औलाद हैं, उनके वंशज। मुसलमान तो महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहे थे, और मान सिंह महाराणा प्रताप के विरोध में लड़ रहे थे। उनके साथ मान सिंह के कितने थे? 5 से 6 हजार सिपाही थे। मान सिंह की जो टीम थी उसमें सुन लीजिए कौन था? जगन्नाथ कछवाहा, ये मान सिंह साहब के साथ थे अपनी फौज लेकर। माधो सिंह कछवाहा राजपूत, यस, ये मान सिंह जी के साथ थे। अब हिस्ट्री को समझिए पूरी। अब आज आपने दिया है टाइम तो मुझे थोड़ा सा, हाँ बोले, आप कंटिन्यू करें। राव लोन कर्ण ये मान सिंह के साथ थे, महाराणा प्रताप साहब के खिलाफ थे। मेरा मानना यह है कि पहले तो वफादारी और गद्दारी तय कर लीजिए कि वफादार कौन, गद्दार कौन। ये बैठे हैं भाई साहब, ये करनी सेना से हैं, वो बैठे हैं टीवी पर हीरो वाजपेयी जी बीजेपी से हैं। देश के हीरो, हिंदू हृदय सम्राट कौन? महाराणा प्रताप हैं? गलत कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, बताइए। है महाराणा प्रताप हिंदू हृदय सम्राट? देश के हिंदू हृदय सम्राट कौन? शिवाजी महाराज। मैं मानता हूं इस बात को कि हिंदू हृदय सम्राट, वीर पुरुष। मैं उनको ये नहीं कहता कि अमर रहे, मैं कहता हूं जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदा लोगों के लिए बोला जाता है। महाराणा प्रताप जिंदाबाद। लेकिन जिस आदमी ने महाराणा प्रताप पर तलवार उठाई, महाराणा प्रताप को जंग छोड़कर भागना पड़ा, निकलना पड़ा, वो आदमी मुर्दाबाद हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। हुआ। बोलिए मान सिंह मुर्दाबाद। आप बोलो ना, मैं से क्या बोलिए सर, आप बोलिए मान सिंह मुर्दाबाद। हम क्यों महाराणा, अगर आपके हीरो हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप हैं तो उनका दुश्मन मुर्दाबाद ही होगा। आप और जो आदमी महाराणा प्रताप को हीरो मानेगा, जिस आदमी ने महाराणा प्रताप को हिंदू हृदय सम्राट माना है, अपने सर का माथे का तिलक माना है, वो आदमी कभी मान सिंह की तारीफ नहीं कर सकता। जिस आदमी ने यह माना कि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू हृदय सम्राट, वो आदमी कभी जयसिंह और आप एग्जैक्टली कहना, कन्वे क्या करना चाहते हैं? कन्वे ये करना चाह रहा हूं कि राजस्थान, मैं कह रहा हूं कि राजस्थान में डिप्टी सीएम मान सिंह और जयसिंह के वंशज बने बैठे हैं। बीजेपी हटाए उनको, महाराणा प्रताप के वंशजों को बनाए सीएम। मेरी मांग है, इनसे कहिए मेरी मांग में हाँ में हाँ मिलाए। नहीं तो बीजेपी एक सेकंड भाई बहन, हाँ आप बोलना चाहते हैं? मेरी मांग में हाँ मिलाइए। तो एक सेकंड, तो मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में सुनिए सर, बात पूरी कर। दिल्ली में राजा मान सिंह रोड का नाम बदलिए, महाराणा प्रताप के नाम पे रखिए। दिल्ली में जयसिंह रोड का नाम बदलिए, राणा सांगा के नाम पे रखिए। मेरी मांग गलत है?
मैं कह रहा हूँ राणा सांगा जिंदाबाद। आप मुद्दे पे आइए, बात मत मुद्दे पे हूँ सर, और इससे ज्यादा मुद्दा क्या रहेगा? आप इनसे इससे डिमांड ज्यादा कर और रहे हो। मुद्दा क्या लीजिएगा हाँ, मुझसे? ठीक है, आप 20 सेकंड कि मैं महाराणा प्रताप जिंदाबाद कह रहा आपको 20 हूँ। सेकंड मैं कह रहा हूँ महाराणा प्रताप के दुश्मन मुर्दाबाद। ये बताइए, ये जो कहा कि ये सब साले जो है दोगले हैं, किसने कहा? सांसद ने कहा कि नहीं? आप सांसद के पूछिए ना, मैं बैठा हूं मेरे सामने, मेरी तारीफ तो कीजिए। नहीं, आप अगर आप महाराणा के भक्त हैं, हाँ, सुनिए सर, हाँ, मैं सांसद नहीं जानता, अगर आप महाराणा प्रताप के भक्त हैं, आप उनको अपना हृदय सम्राट मानते हैं, और आप मानते हैं, मेरे साथ बोलिए एक बार की मान सिंह मुर्दाबाद बोलिए, अभी आपकी भक्ति समझ में आ जाएगी। आप मुद्दे पे आइए ना, मान सिंह की बात नहीं हो रही इस समय। जय सिंह मुर्दाबाद, मान सिंह मुर्दाबाद, जिन लोगों ने महाराणा प्रताप पे तलवार उठाई वो सब मुर्दाबाद। क्या कहते हो? जिन लोगों ने महाराणा प्रताप अभी जिस इतिहास की बात हो रही है इस पे आइए आप। ये महाराणा प्रताप कहां से आ गए आपके? आप इस पे आइए। जो देखिए इस समय जो महाराणा प्रताप जिंदाबाद, बोलिए सर, आप बेशक जिंदाबाद। मैं तो डिबेट कर रहा हूं, आप बोलो ना। रहेंगे, जिंदाबाद। वो तो है ही, हम तो वो तो रहेंगे हैं जिंदाबाद। लेकिन देखिए सर, कितनी फख्र से मैं कह रहा हूं महाराणा प्रताप जिंदाबाद। नहीं, सांसद जी को ये शब्द बोलने थे कि सब उनकी औलाद हैं, दोगले हैं। चीजें पूछिए जाकर, आप मुझसे, भाई मुझ पे क्यों चढ़ रहे हैं आप? ओके, ऑलराइट, बीरेन जी आ गए। आप मान सिंह, आप महाराणा के कंप्लीट करें। सुनिए सर, एक मुद्दा उसी मुद्दे पे एक लाइन पूछ रहा हूं खाली, बहुत जेन्युइन सवाल। अगर महाराणा प्रताप के जमाने में आप पैदा हो गए होते और 22 साल के जवान होते और जंग हो रही होती हल्दी घाटी की, तो आप महाराणा प्रताप की सेना में लड़ रहे होते या मान सिंह के साथ होते? अगर आप महाराणा की सेना में लड़ रहे होते तो आपका दुश्मन मान सिंह। और अगर आप ये बात नहीं कबूल कर सकते हैं तो फिर आप वो तो फिर आपको नहीं, फिर आपको सवाल, वो इतिहास की बात, कोई अधिकार नहीं सवाल पूछने का आपको। वो तो इतिहास की बात है, कोई अधिकार नहीं सर आपको। ओके, बीरेन जी आ गए। वीरेन जी, ये इतिहास के मुर्दे अचानक से जिंदा करके उनसे बुलवाया जा रहा है, क्या सही टाइम आ गया है चुनाव का, या वाकई में इन मुद्दों के जरिए सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों अपने वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं? वीरेन जी। ब्रजेश जी, देखिए अभी कोई चुनाव तो है नहीं, लेकिन ये बात बहुत साफ है कि इस देश में जब जब बीजेपी बढ़ेगी वैसे वैसे समाजवादी पार्टी भी बढ़ेगी। आज जो विवाद है ये दो बड़ी पार्टियों के बीच सेंट्रलाइज हो गया है। इसमें ना तो कोई कांग्रेस का नाम ले रहा है, ना तो कोई बसपा का नाम ले रहा है। तो ये बहुत साफ है कि ये दो ध्रुवीय एक सिस्टम आ गया। और ये रामजी लाल सुमन पर, उनके घर पर जो उपद्रव हुआ, उसके बाद से ये चीज़ जातिवाद की ओर चली गई कि दलित सांसद के ऊपर इस तरह से हमला किया गया, उनके परेशान किया गया उनके परिवार को। तो ये अखिलेश यादव की पार्टी जो पीडीए की बात करती है, उसने अपने सांसद को डिफेंड किया, तो उसने साफ संदेश दिया कि एक तो वो दलित सांसद के साथ हैं और दूसरा उनके दलितों के घरों पर जो हमले हो रहे हैं उससे समाज देखा है। दोनों बातें हैं। सुमन पता नहीं किस किताब में पढ़े हैं, वो कहते हैं हम आज तक अपने बयान पर कायम हैं। आज तक वो पुस्तक का नाम नहीं बताते कि किस में ये लिखा है, लेकिन हम सब लोग मानते हैं कि इतिहास में जो वीर पुरुष रहे हैं, मेवाड़ से लेके महाराणा सांगा से लेके महाराणा प्रताप से लेके जितने विक्रमादित्य, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, ये सब महापुरुष हम लोगों के आदर्श हैं। हर पुस्तक में इनको आदर्श बताया गया है, इनको लेकर कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। जबकि मध्यकालीन इतिहास में बहुत सारी ऐसी बातें मिलती हैं जिसमें ये व्याख्या है कि अलग अलग दौर में राजाओं के हिसाब से कृपा पात्र लोगों ने इतिहास का लेखन किया है। दरबारी भी रहते थे जो इतिहास लिख देते थे, लेकिन सब जगह पर यह बताया गया कि मुगलों से, आक्रांताओं से जो लड़े वो ये हमारे राणा सांगा, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी लोग थे। लेकिन आज समस्या इस बात की है कि हमने वोट की खातिर इन महापुरुषों को जातियों में बांट लिया है। हर पार्टी के अपने अपने महापुरुष हैं, अपने अपने देवता हैं, वो उसी हिसाब से वोट मांगते हैं चुनाव में और उन्हीं की फोटो लगाते हैं जी। तो ये वोट दिलाने वाले
लोगों के बीच एक लड़ाई चल रही है महापुरुषों के नाम पर, और ये एक नई नई व्याख्याएं रोज लिखी जा रही क्या हैं। इस देश में जनता से जुड़े हुए मुद्दे अब खत्म हो गए हैं? जनता का संपूर्ण विकास हो गया है, हर मुद्दे का समाधान हो गया है, जो वर्तमान या भविष्य की बात न करके हम 200, 500 साल, 1000 साल पुराने इतिहास को खंगाल रहे हैं? बिल्कुल, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये भारत में इतिहास की व्याख्या का एक नया दौर चल रहा है और उसमें अपने अपने हिसाब से भी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो लोग महापुरुषों पर टिप्पणियां करते हैं ये गलत है, उचित नहीं है, और यही वजह है कि आक्रोश बढ़ता है। आपको जो अच्छा लगे उसको मानिए, लेकिन चिंगारी न पैदा करिए, क्योंकि आप समाज को बांट रहे हैं, आप नफरत बांट रहे हैं। ये नफरत ये आने वाले पीढ़ियों को बड़ा कष्ट देकर जाएगी। ब्रजेश जी कि जब जे राजग मनाया उसके लोगों ने, दरबारियों ने उन्हें नायक लिख दिया, दूसरा सिंहासन पे बैठा उसने उनको क्रूर लिख दिया, और इतिहास में अलग अलग पुस्तकें लिख दी गई और उसको लोग अलग अलग तरह से मानने लगे। लेकिन ये बात हिंदुस्तान का सारा मुसलमान कहता है कि न वो औरंगजेब का वंशज है, न वो बाबर का है, न वो उनकी औलाद है। जो लोग उनको ये बात कहकर चिढ़ाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ समाज में खाई पैदा कर रहे हैं, बांटते हैं। इस देश में मुसलमान जो वो पैगंबर, अल्लाह, ईश्वर इनको मानने वाले लोग हैं, वो आक्रांता हमला करने वाले लोग वो चंद लोग हैं जो शायद किसी भ्रम में, कट्टरवाद में उनको अपना हीरो या नायक मानते हों। ज़्यादातर मुसलमान इस भारत की संस्कृति को अपनाता है और उसके संविधान के हिसाब से चल रहा है। लेकिन 400-500 साल पुराना गड़ा मुर्दा उखाड़ना, उनको जिंदा करना, ये सब बातें जो आपने कही ये सच है। ये सियासी फायदे के लिए चीजें हो रही हैं। फिलहाल हम लोग को इस बात का गर्व है कि हम उन वीरों की धरती पर रहते हैं जहां पर राणा प्रताप और शिवाजी जैसे प्रहरी पैदा हुए। जी वीरेंद्र जी, उनके नाम में खाली प्रताप नहीं था, उनके कर्म का प्रताप था जो युगों युगों तक चला आ रहा है। और आज हमारी सूरवीरों की पहचान, तमाम इलाकों की पहचान उनसे होती है। ब्रजेश जी जिसने हारना कभी ना सीखा, वो जीवट लोग, वो महापुरुष हमारे समाज में हमेशा आदर्श रहेंगे। उनको चाहे मुगल आए, चाहे अंग्रेज आए, चाहे कौन बुलाया, इससे मतलब नहीं है। जिसने समाज के कल्याण और अपनी जनता के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया, अपना राजपाट छोड़ दिया, ऐसे महापुरुषों को नमन और सम्मान मिलते रहना चाहिए। फिलहाल एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा जी, कि मातृभूमि का मान लिए उग्र रुद्र को देखा है, हर सेनानी ने इस जग में वीरभद्र को देखा है। नमन तुम्हें मेरा मृत्युंजय, मरकर अमर रहे हो, और वज्रपात करते हरि ने कुपित इंद्र को देखा है। करबद्ध प्रणाम तुम्हें मेरा, अद्भुत वीर रहे हो, और शांत हृदय में अग्नि लिए तपे चंद्र को देखा है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत शानदार बात आपने कही, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना फीडबैक, ऑब्जर्वेशन और ओपिनियन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, क्विक राउंड है, दूसरा चरण, इस परिचर्चा का हम प्रारंभ करते हैं। हीरो वाजपेयी से शुरुआत करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता हैं वाजपेयी जी, क्या वर्तमान में हमारे पास मुद्दों का अभाव है? जो आपके मुताबिक विपक्ष इस तरह के मुद्दों को उठा के भावनाओं को ठेस पहुँचाता है, तो आप विपक्ष के इस ट्रैप में फंस क्यों रहे हैं? आप मत बोलिए, मत रिएक्ट करिए। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी को मानना है और समाज का भी मानना है कि एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र के लिए, संस्कार के लिए, संस्कृत के लिए, अपने इतिहास, अपने धार्मिक पुरुषों के लिए, अपने इतिहास पुरुषों के लिए, अपनी पूजा पद्धति के लिए, उस पर अडिग रहने के लिए जानी जाती है। कई बार ऐसे विषय पार्टियों के सांसदों के द्वारा उठाए जा रहे हैं, विधायकों के द्वारा उठाए जा रहे हैं, जो देश के इतिहास पुरुष, जिन्हें देश के लोग नायक मानते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं,
मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की कि हम अपने नायकों के साथ खड़े रहेंगे। हमें उनके जो गलत बयानी है उसको लोगों को बताना पड़ेगा और समाज में ये बात जानी चाहिए कि हमारे इतिहास पुरुषों पर जो हमला कर रहे हैं, क्या वो आक्रांताओं के साथ है, क्या वो आक्रांताओं का महिमा मंडन करना चाहते हैं, क्या वो एक वर्ग विशेष के वोट में इंटरेस्ट रखते हैं। ये चीजें समाज के सामने कुछ सवाल आसिम वकार ने खड़े किए कि मान सिंह के वंशजों को आपकी पार्टी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रखा है, आप मान सिंह के खिलाफ क्यों नहीं है? यही था ना सवाल आपका। देखिए वो छोड़िए, वो देखिए उनका सवाल ही गैर जिम्मेदार है। उन्हें पहले कहना चाहिए आक्रांता मुर्दाबाद, वो नहीं कह पाते, अभी कह देंगे। और वो केवल विषय उठाते हैं कि इस तरह से हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने की बात करने के लिए इतिहास बनाते। जो सम्मानजनक है उनके सम्मान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जो इतिहास के नायक नहीं है उनका सम्मान करने के लिए हम नहीं। मान सिंह नायक है या नहीं? वो जो आक्रांता उनके मान सिंह नायक थे या नहीं थे? नहीं, मेरे नायक नहीं है। राजा जयसिंह नायक थे या नहीं थे? मान सिंह नायक नहीं है, इतिहास पुरुष भाजपा नहीं मानती। ऑलराइट, अनूप संडा मेरे साथ मौजूद हैं। क्या मान सिंह आपके लिए नायक थे, अनूप जी? मान सिंह के बारे में जो आसिम वकार साहब ने कहा, मैं सहमत हूं उससे, और सच्चाई भाजपा की भी खुल गई और हमारे करणी सेना के मित्र की भी खुल गई कि मान सिंह की मुर्दाबाद कहने को नहीं तैयार है, और हीरो वाजपेयी जी कह रहे हैं उनके वंशजों को उप मुख्यमंत्री बनाया, ये बात बचकानी है। तो आपने कौन सा मुर्दाबाद बोल दिया? आप भी तो नहीं बोल पाए। हम तो देश के हर उस गद्दार की मुर्दाबाद बोलना चाहते हैं जिसने भारत भूमि के साथ द्रोह किया। और उन्हीं गद्दारों पे सवाल उठाते हैं, बोलना चाहते हैं, उन्हीं गद्दारों का महिमा मंडन करते हैं। भारत वाजपेयी जी प्लीज वेट सर, उन्हीं गद्दारों का महिमा वाजपेयी जी मंडन कर रहे हैं ना। वाजपेयी जी आपके सांसद विधायक सवाल उठा रहे हैं। नो पर्सनल क्राइस स्वतंत्रता सर, सेनानियों के खिलाफ मुखबिरी करने का काम किया, हम तो उनकी भी मुर्दाबाद बोलना चाहते हैं। लेकिन मान सिंह की बात से साफ हो गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जाति देख करके महापुरुष तय कर रहे हैं, क्योंकि मुर्दाबाद बोलने को नहीं तैयार है, वो उनके वंशजों को उप मुख्यमंत्री बनाया, उस पर कोई टिप्पणी करने को नहीं तैयार है। अब दूसरा सवाल ये है, ये बार बार आया कि साहब समाजवादी पार्टी क्यों बोलती है। हाँ बिल्कुल, ये तो आरोप है आपके ऊपर। जब संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री देश के 20 करोड़ से ज्यादा समुदाय के लोगों को बाबर, औरंगजेब, अकबर और अरे मस्जिद जा रहे हैं बीजेपी के नेता, पता है सौगातें मोदी की ईदी बट रही है। कल मैंने डिबेट की थी इस पे, अपमानित करने का प्रयास करेंगे। ईदी की नहीं की थी तो समाजवादी कहाँ मुसलमानों के खिलाफ है बीजेपी? इन दिनों तो मुसलमानों को मोहब्बत का पैगाम भेज रही है, ईदी भेज रहे हैं। भाई हमारी नहीं, ये तो हाथी के दांत खाने के और है, दिखाने के और है। सर नहीं, ये तो भेड़िया भेड़ स्वागत नहीं करोगे, नुक्सी निकालोगे। अगला कह रहा है लव यू, आप कह रहे नहीं तुम कुछ साजिश करके। मेरी एक बात पूरी हो जाने सर, कंप्लीट कर लें, 10 सेकंड बचा है सर। हम ये कहना चाहते हैं कि जब देश की बात हो रही है, आप 20 करोड़ लोगों को अपमानित करना चाहते हैं बाबर, औरंगजेब और तमाम लोगों से जोड़ करके जी, तब अगर समाजवादी पार्टी और उसके लोग ऐतिहासिक तथ्यों को अपनी दृष्टि के हिसाब से संवैधानिक ढंग से सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं, यानी इतिहास नहीं है, आपके नेताओं की दृष्टि है, आपने खुद कबूल लिया का रास्ता उठा। सर थैंक यू सर, आप कृपया सहयोग करें सर, धन्यवाद सर, इनफ टाइम सर, थैंक यू सर, 10 सेकंड, थैंक यू सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। दुर्गेश जी, मैं चाहता हूं कि आप आसिम वकार को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे, अब इनको जवाब दो। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों का इतिहास क्यों, आज क्षत्रिय समाज का ही इतिहास क्यों आप लोग उछालते हैं, और लोग क्यों उछाल रहे हैं? राजा और इस पे जब उछाल रहे हैं तो इस पे बीजेपी कहां से आ जाती है? टारगेट आप बीजेपी चिल्लाने लगते हैं, बीजेपी ने करनी सेना घुसका दिया। स्पेसिफिकली जो नाम दिए, क्या मान सिंह, जय सिंह, यही ना, सवाई वाले भी, और करनी सेना की लड़ाई किसी पार्टी बेस में नहीं है। करनी सेना की लड़ाई उस सांसद के खिलाफ है जिसने इस तरह के घटिया बयान दिया। उसने मान सिंह के बारे में ओपिनियन आपकी जानना चाह रहे थे। देखिए, इतना इतिहास तो अभी जानकारी नहीं है मुझे मान सिंह की, ठीक है, मान सिंह का इतिहास की जानकारी नहीं है मुझे। जी। मैं जिस मुद्दे में बात कर रहा हूं, उस मुद्दे पे बात कर। अब आगे क्या प्लान है आपका आगे? क्योंकि तो रामजी लाल सुमन तो कह रहे हैं, अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट भी पीटीआई पे दिया था, माफी का तो सवाल नहीं, जब तक जिंदा हूं यही बात कहूंगा। नेक्स्ट क्या अब हम लोग अपनी रणनीति बना रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि भारत में हम लोगों का जो है, मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि कोई हिंसा का सहारा मत लो, और जो आपको एतराज है
आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करिए। नहीं, कितना गलत किया उन लोगों ने, कितना इस तरह का स्टेटमेंट देना चाहिए, बड़ी शर्म की बात है ऐसे लोकसभा में तुम बैठे हुए तो हो। सर अब एक सेकंड, एक मैं बीच में बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा बोलिए, आउट ऑफ टर्न टाइप बोलिए। रामजी लाल सुमन ने सिर्फ बयान जारी कर दिया तो आप घर तोड़ देंगे, बात समझिए, क्योंकि दलित है वो। अब दलित की बात नहीं है है सर, बात वो सुनिए, सांसद की बात है। सुनिए सर। और मान सिंह ने हमला कर दिया तो उस पर बोलने पर तैयार नहीं आप तो पकड़ के बैठ गए मान सिंह। आप मान सिंह क्यों चर्चा कर रहे हैं? जब इतिहास पे चर्चा होगी तो इतिहास पे ही तो चर्चा करेंगे। क्यों मेरा इतिहास आप एनओसी आप लोग देंगे? एनओसी वो सांसद एनओसी देगा? मेरी बात समझिए, मेरी बात को समझिए सर। क्यों हिंदुस्तान के मेरे इतिहास को क्यों खगाला जा रहा है? एक बार कह लीजिए, बोल दे रहा हूं। अब आप छोड़िए इनकी बात, अब मैं आप बोल दो चलो। और सब अपनी अपनी बारी में बोलिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हैं, 60 साल कांग्रेस राजनीति करके आई। मैं यहाँ पर एक नया मुद्दा उठाना चाह रहा हूँ सर। आपका चैनल बड़ा चैनल है, करोड़ों लोग देखते हैं, ये बात पहुंचना चाहिए। देश में नुज़ुल भूमि जानते हैं ना आप? नुज़ुल भूमि क्या है? इतने लोग बैठे हैं, किसको पता नुज़ुल भूमि क्या है? जितने लोग टीवी देख रहे हो इस पर रिसर्च कीजिए। नुज़ुल भूमि वो भूमि है जब अंग्रेजों का शासन था और राजे रजवाड़े जमींदार या इलाके के लोग अंग्रेजों का विरोध करते थे और स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में शामिल होते थे, तो अंग्रेज उनकी जमीनें प्रॉपर्टी जब्त कर लेते थे। वो सरकारी प्रॉपर्टी हो जाती थी, उसको बोलते थे नुज़ुल जमीन, यानी सजा दी जाती थी। और जो लोग अंग्रेजों के साथ थे, प्रिंसले स्टेट या बाकी और स्टेट, अभी नाम लूंगा वो भी, सर खत्म करो सर, 20 सेकंड बचा है सर। वो नहीं, उनको अंग्रेज इनाम देते थे। अब आज़ादी के बाद जिनकी जमीनें जब्त हुई थी उनको वापस मिलना चाहिए थी, और जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया तो उनकी जमीनें जब्त होना चाहिए थी। जिनकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ अंग्रेजों को अपने सैनिक दिए, अपना समर्थन दिया। आप इतिहास पढ़ो, इतिहास के विद्यार्थी हो। वो बीजेपी में है सर आज। ओके, ऑलराइट। नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की जमीन जब्त होना चाहिए। ओके, नाउ डॉक्टर साहब गो अहेड। ये जो मानसिंह वाली हिस्ट्री, राजा जयसिंह वाली हिस्ट्री, जयसिंह सवाई वाली भी हिस्ट्री बताते हैं, इसमें कोई सच्चाई है? देखिए ये तो फैक्ट है मेरे ख्याल से। मैं वकार साहब को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। नहीं, मुझे करेक्ट ना कीजिए सर, सर एक सेकंड, संयम रखें सर। आप अपनी हिस्ट्री लिख सकते हैं, आप फिर वही बात। आप ये बताइए, उस समय राजनीतिक व्यवस्था ही तो थी। आज राजनीति में जरा बताइए कौन स्थायी दुश्मन और स्थायी दोस्त होता है? जरा बताइए ना मुझे। आप जिनका विरोध करते थे, आप उनकी गोद में बैठे नहीं बैठे? मानसिंह एंड राजा जयसिंह एंड जयसिंह सवाई, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था थी। उस समय की राजनीतिक व्यवस्था थी। वो बाबर के साथ और अकबर के साथ अपनी पींगे बढ़ा रहे थे। बात समझिए। अरे मैं वही कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि उनको गद्दार, मैं कह रहा हूं बाबर का दोस्त, औरंगजेब का दोस्त, आपका दोस्त कैसे हो सकता है? दुश्मन है वो। अरे आप कह रहे हैं कि मान सिंह के नाम पे रोड, और अरे हमको जब रोड ही अगर बात करनी है तो जरा बताइए ना, दिल्ली है क्या? इंद्रप्रस्थ को ही तो दिल्ली कहते हैं। मैं तो कह रहा हूं जयपुर शहर का नाम बदलिए। अरे हम 5 पांडवों में से किसी एक पांडव के नाम पे दिल्ली पे कोई एक रोड है? तो जयपुर से क्या मतलब? ये हमारे इतिहास, जयपुर से क्या मतलब है? नहीं, ये राजा जयसिंह ने बनाया है। ब्रजेश जी, ये हमारे इतिहास की विडंबना है। देखिए कि जितने आक्रांता है, आप देखिए बख्तियार खिलजी जिसने इतना बड़ा यूनिवर्सिटी चलाया, उसके नाम पर अरे लोधी गार्डन है। मैं कह रहा हूं 10 साल से बीजेपी सत्ता में। वकार साहब बैठे, जरा बताया गाजी किसको कहा जाता था? 10,000 हिंदुओं के जो काफिर होते थे, उनके सिरों को काटकर मीनार बनाने वाला वो मुसलमान सेनापति गाजी कहलाता था। आप गलत हैं सर, बिल्कुल सही, आपके पास जानकारी नहीं है सर। नो, आप मुसलमानों से नफरत करते हैं, इसलिए आप उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। सर धन्यवाद सर, समझ में आ रहा है मुझे। सर एक सेकंड सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, खराब करिए, समय ना खराब करिए। नहीं, समय बिल्कुल सही है। मत भटकाइए मुद्दे से। आपकी पाटिल जी प्लीज। ब्रजेश जी, हिंदू राष्ट्र कार्ड, दलित बेचारा कार्ड, और आपका ये जो दलित वाला मुद्दा चला, क्योंकि रात में मैंने देखा हिंदू राष्ट्र कार्ड, हिंदू राष्ट्र कार्ड, दलित विक्टिम कार्ड, मुसलमान बेचारा कार्ड और क्षत्रिय वीरता कार्ड, ये सारे नीला ड्रम आजकल बहुत ट्रेंड में चला है। नीला ड्रम अगर नहीं समझे नेता, नहीं समझे पत्रकार, नहीं समझे लोग, नहीं समझे बददिमाग और मानसिक लोग, तो सारे के सारे कार्ड उसी नीले ड्रम में 2-4 सीमेंट डाल के, 2-4 दर्द वही आपका है जो लेकिन आप बोल हमारे रहे थे। इतिहास के मैं फिर से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बयान वही दे रहा हूँ जी। कि अगर ये व्यक्ति, ये कार्ड मैं फिर से कर रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र कार्ड, दूसरा दलित बेचारा कार्ड,
दलित विक्टिम कार्ड, मैं दलित हूँ, और मुसलमान बेचारा कार्ड एकदम बेचारा 30 करोड़ है बेचारा। और ये देखिए जो अभी हाल हुआ है करणी सेना जो आगरा में किया, ये वीरता कार्ड, अगर ये कार्ड नहीं समझदारी से हुए तो समाज के लिए दिक्कत। तो ये नीले ड्रम में सब पैक होंगे, नीले ड्रम में। मुस्कान तिवारी या जो भी वो साहिल है, ये सारे ये लोग, ये नेता समझ लो। अच्छा एक बात बताओ, घर ये सब पैक होंगे। एक सुन, घर पे नीला ड्रम है? हमने नहीं हमारे 40 साल शादी के हो गए हैं, हमारे ड्रम की अब कोई दिक्कत नहीं, मुझे मेरा दिक्कत। अच्छा एक और आई कि वो कॉफी में मिला दिया था जहर। आप कॉफी तो नहीं पीते घर पे? घर पे कॉफी तो नहीं पीते हो? नहीं, मुझे मालूम है इन्होंने सारे बाल्टियां रखवा दी घर में टमाटा कर। सुशील भाई थोड़ा आप भी देखना नीला ड्रम अगर घर पे हो। मुझे तो अपने वाजपेयी जी की भी काफी चिंता रहती है। अब मैं तो आप सबसे कहूंगा नीला ड्रम हटवा दो, नीला ड्रम हटवा दो। और नहीं, ये भी ड्रम, ये ड्रम जो ये थैंक यू सर। जो मानसिक ब्रजेश शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद है, बहुत जाने माने पत्रकार हैं और वो इतिहास के बारे में काफी जानकारी भी रखते हैं और वो प्रतीक्षा में काफी देर से, वो आसिम वकार को कुछ बताना भी चाहते हैं। सर गो अहेड सर, बताएं सर, जवाब दें सर। देखिए ब्रजेश जी, इन नेताओं के कहने से नायकत्व और अनायकत्व नहीं होता है। जो नायक है समाज का, ये समाज तय करता है नायक कौन है। अभी बातचीत हो रही थी महाराणा प्रताप और मान सिंह की। आपके ऑफिस के कुछ दूर में ही महाराणा प्रताप की मूर्ति है। जी है। आपने कहीं मान सिंह की मूर्ति देखी है? कभी नहीं देखी। भारत में कभी नहीं देखी। कभी देखी आपने? बस एक ताज मान सिंह होटल देखा और मान सिंह रोड सुनी है मैंने। हाँ, वो मान सिंह नहीं है, ताज मान सिंह, वो मान सिंह नहीं है। अच्छा, वो दूसरे वाले नायकत्व है, ये नायकत्व जनता बनाती है, जनता ही उन्हें पूछती है। इन नेताओं की कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। नहीं, मैं तो जयचंद का उदाहरण दूंगा। इतने प्रतापी राजा थे, लेकिन एक घटना से उनको ऐसा जोड़ा गया कि आज तो लोगों में किसी को गलत कहना होता है तो जयचंद का नाम लेते हैं। अब वो किन परिस्थितियों में ऐसा उन्होंने किया, अब वो बताने के लिए आज तो वो है नहीं। ब्रजेश जी, वहां भी कोई प्रमाण नहीं कि जयचंद ने बुलावा भेजा था उनको। ब्रजेश जी, मैं कन्नौज गया तो कन्नौज में मैंने उनको गद्दार कह दिया, तो कन्नौज के इतिहासकार मेरे ऊपर बिल्कुल बहुत नाराज हो गए। तो अपना अपना सोच है लोगों का। हाँ भाई, किसी की बहन बेटी लेके भागोगे तो आदमी बदला तो लेगा ना, ऐसे थोड़ी छोड़ देगा। वैसे विभीषण किस लेवल पे थे? अगर लिस्ट चले गद्दारों वाली, जहां भी जो भी लेवल का हो, तो भाई विभीषण भाई किस लेवल पे थे? एक समय ब्रजेश जी बोलेंगे ना। ब्रजेश जी अपना पूरा करें सर इस पे। तो मैं ब्रजेश जी कह रहा हूं कि इन नेताओं के कहने से कुछ नहीं होता। ये बहुत दिन थे, ये विधायक और सांसद बनने के बाद ज्ञान ही बांटते हैं बस। ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन इनके क्या ये सब मिल के माहौल को सर नकारात्मक बना रहे हैं? और ये सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष ये सब मिले हुए हैं और इनके अनुसांगिक संगठन भी, उनके पास कोई है, इनके पास करनी सेना, इनके पास फलाना सेना है। वो कह रहे साहब अरे दलित के घर पत्थर फेंक दिया, रात में बेचारी मायावती उठ के ट्वीट करना पड़ रहा है। मुझे तो मतलब थोड़ा लगा कि बेचारों को रात में बताइए तकलीफ दी मायावती को। तो ब्रजेश जी, जो लोग हैं, ये राजनीति चलती रहेगी और जनता के जो नायक है नायक बने रहेंगे। कुछ लोगों के कहने से नायकत्व नहीं। बहुत सर, बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत आभार प्रकट करता हूं, आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।